Hello everyone, welcome to IQ Tab. So let's start with the newspaper analysis for 29th of January. First of all, let's understand which all news we have to discuss today. देखिए सबसे पहले we'll talk about the suspension of MLAs, how it is done and कौन-कौन से रूल्स इसके रिगार्डिंग हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और डिफरेंट जितने भी सोर्सेस है उसके अंदर. कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो महाराष्ट्र के अंदर जो बीजेपी के 12 एमएलएस को सस्पेंड कर दिया गया था 1 ईयर के लिए, उस चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है और उसको रिवोक कर दिया है. ठीक है, तो हम इस चीज के बारे में सबसे पहले समझेंगे. सेकंड विल टॉक अबाउट डिजिटल संसद ऐप. नाउ पार्लियामेंट को डिजिटाइज करने के लिए रिसेंटली ये एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है. ठीक है, इस पर्टिकुलर ऐप के जितने फीचर्स हम उसको प्रॉपर्ली समझेंगे. थर्ड विल टॉक अबाउट एक टाइप के क्लिंकर बोर्ड्स होते हैं जो कि नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर यूज होते थे. क्लिंकर बोर्ड्स को रिसेंटली यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिल गया है, तो हम इसके बारे में समझेंगे एग्जैक्टली नॉर्डिक क्लिंकर बोर्ड्स क्या होते हैं और इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट है कि एग्जैक्टली वाइकिंग्स कौन होते हैं. ठीक है, वाइकिंग्स कौन होते थे पहले और एग्जैक्टली कैसे वाइकिंग्स इस पर्टिकुलर क्लिंकर बोर्ड्स को यूज करते थे, तो हम इनको समझेंगे. एंड फाइनली विल टॉक अबाउट कि आपने एल सल्वाडोर के बारे में सुना होगा. दिस इज अ कंट्री जिसने रिसेंटली लास्ट ईयर बिटकॉइन को लीगलाइज कर दिया था. ठीक है, उसको लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया था. तो लीगल टेंडर डिक्लेयर करने के बाद रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ने इस चीज को मना किया है. बोला है कि जल्दी से आप इस चीज को रिवोक करिए, नहीं तो आपको हम फंडिंग देना बंद कर देंगे. ठीक है, तो ये 4 टॉपिक्स है जिसे हमें प्रॉपर्ली समझना है. लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट कि एमएलएस को जो सस्पेंड किया जाता है उस चीज के बारे में. कॉन्टेक्स्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली रिवोक कर दिया है जो 1 साल पहले एक टाइप का डिसीजन लिया गया था महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर, जहां पर यह बोला गया था कि बीजेपी के 12 जो एमएलएस हैं उनको यहां पर सस्पेंड कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है, उन्होंने ये बोला है कि 1 साल का अगर हम किसी को भी सस्पेंड करते हैं तो दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. बिकॉज अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट फीचर्स को देखेंगे तो मैक्सिमम पीरियड के लिए जो कि एक एमपी या एमएलए जो सस्पेंड हो सकता है दैट इज मैक्सिमम 6 मंथ्स. ठीक है, 6 महीने के लिए सस्पेंड किया सकता है. तो रिसेंटली जो 1 साल के लिए जो किया गया था सस्पेंड किया गया था उस चीज को यहां पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है. ठीक है, देखिए इसको समझते हैं प्रॉपर्ली. एमएलएस को जो सस्पेंड कर दिया गया था दैट वाज बिकॉज ऑफ देयर मिसबिहेवियर. ठीक है, उन्होंने वहां पर मिसबिहेवियर किया था अपनी मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर. उसके कारण जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर थे उन्होंने उनको मतलब सबको सस्पेंड कर दिया गया था. 12 एमपीज का नाम लिया था और उनको सस्पेंड कर दिया गया था. नाउ इसके अगेंस्ट एक चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर. बेसिकली जो मतलब वो सारे के सारे एमपीज जिनको सस्पेंड कर दिया गया था उन्होंने ये बोला था दैट दे हैव बीन डिनाइड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. ठीक है, मतलब उनका नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं डिनाई हो रहा है और जो वायलेशन जो मतलब लेट डाउन प्रोसीजर है, मतलब जो एक प्रोसीजर जिसे प्रॉपर्ली फॉलो करना चाहिए महाराष्ट्र की लोकसभा, महाराष्ट्र की जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो चीज उसे फॉलो नहीं कर रही है. जो लेट डाउन प्रोसीजर है उसे भी फॉलो नहीं किया जा रहा है. इन दोनों के अगेंस्ट यहां पर इस चीज को चैलेंज किया गया था. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर. नाउ जो 12 एमएलएस है उन्होंने ये बोला था दैट दे हैव नॉट बीन गिवन अ प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ताकि वो अपने केस को प्रेजेंट कर सके, अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते. उन्हें एक्सप्लेन नहीं करने दिया गया और बिना उन्हें कुछ बोले ही डायरेक्टली उनको हाउस से बाहर निकाल दिया गया. ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज है जहां पर कहीं ना कहीं उनके राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ को वायलेट होता है. देखिए कैसे राइट टू जो इक्वालिटी है वो ये बोलता है कि हर एक पर्सन लॉ के सामने इक्वल है, यानी कि लॉ हर एक पर्सन को इक्वालिटी मतलब इक्वली लगेगा. तो एक कॉमन पर्सन या फिर एक एमपी एमएलए सबको यहां पर सेम टाइप से मतलब लॉ वो करेगा, इफेक्ट करेगा. ठीक है, तो अगर एमपी को अगर किसी चीज के लिए हाउस से बाहर किया जा रहा है तो सबसे पहले आपको उसकी बात सुननी चाहिए, उसके बाद ही आप उसको बाहर कर सकते हो अगर उसकी कोई गलती है तो. राइट, इसी चीज को यहां पर सुना नहीं गया था. इसी चीज के लिए राइट आर्टिकल 14 यानी कि राइट टू इक्वालिटी का यहां पर वायलेशन हुआ था. ये चीज यहां पर क्लेम की गई है. अब देखिए अब हम कुछ टेक्निकलिटी समझते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है. महाराष्ट्र असेंबली के अपने खुद के रूल्स है. जो महाराष्ट्र की लेजिस्लेचर असेंबली है वो अपने खुद के कुछ रूल्स बनाती है. ठीक है, तो उनका जो एक रूल है उसका रूल नंबर 53 जो है वो ये बोलता है दैट स्पीकर यानी कि स्पीकर ऑफ द जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दे मे डायरेक्ट एनी मेंबर, कोई भी ऐसा मेंबर जो कि उनका बात नहीं मान रहा है, मतलब उनके डिसीजंस को ओबे नहीं कर रहा है या फिर उनका कंडक्ट जो है किसी पर्सन का कंडक्ट जो है दैट इज ग्रॉसली डिसऑर्डरली, मतलब वो अच्छे से कंडक्ट नहीं कर रहा है खुद को हाउस में, तो उसको इमीडिएटली विड्रॉ करने के लिए बोला जा सकता है बाय द स्पीकर. ठीक है, आपको यहां पर ध्यान रखना है स्पीकर ऑफ द हाउस में डिमांड अ पर्टिकुलर पर्सन, अगर वो प्रॉपर्ली या तो उसके डिसीजन को नहीं मान रहा है स्पीकर के या फिर प्रॉपर्ली खुद को ऑर्डर मतलब ऑर्डरली बिहेव नहीं कर रहा है, तो दोनों ही केसेस में उसको हाउस से बाहर निकाला जा सकता है. नाउ जब उसको हाउस से बाहर निकाला जाएगा तो उस पर्टिकुलर दिन के लिए उसको बाहर निकाला जाएगा. ठीक है, अगर एक बार मतलब फर्स्ट टाइम अगर स्पीकर बोलता है किसी पर्सन को विड्रॉ करने के लिए, उसका मतलब होता है कि 1 डे के लिए आपको बाहर निकलना होगा. इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर ऑफ द डे, मतलब जो पूरा दिन बचा हुआ है उसमें आप मीटिंग में वापस नहीं आ सकते हो. अब मान लीजिए नेक्स्ट डे वो पर्सन फिर से आता है. ठीक है, और फिर से कुछ ना कुछ गलत करता है और फिर से तो स्पीकर होते हैं वो उन्हें फिर से विड्रॉ करने को बोलते हैं. तो सेकंड टाइम अगर किसी को विड्रॉ करने के लिए बोला जाता है इसका मतलब ये है कि अब पूरे के पूरे सेशन में आप वापस नहीं आ सकते. ठीक है, इसको देखिए प्रॉपर्ली समझते हैं. अगर आप हमारे लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को समझेंगे तो हमारे 3 मेन सेशंस होते हैं. देखिए बजट सेशन होता है, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन, ये 3 मेन सेशंस होते हैं. इसे याद करने का सिंपल तरीका देखिए सामने है आपके BMW. ठीक है, आपको BMW जो एक कार की कंपनी होती है आपको उसे ध्यान रखना है. तो आपको
आपको ये ऑर्डर में याद रहेगा, सबसे पहले होता है बजट सेशन, उसके बाद आता है मॉनसून सेशन एंड फाइनली आता है विंटर सेशन, ठीक है। तो जब बजट सेशन, मान लीजिए कि बजट सेशन चल रहा है, ठीक है, उसमें मान लीजिए डे 1 पर किसी एक पर्टिकुलर एमपी को सस्पेंड कर दिया गया और सेकंड डे फिर से उनको विड्रॉ करने को बोला गया। तो जो सेकंड टाइम अगर उनको विड्रॉ करने को बोला गया, इसका मतलब क्या है, पूरे के पूरे बजट सेशन, मान लीजिए 30 दिनों का सेशन चलता है, तो 30वें दिन तक वो पर्सन वापस नहीं आ सकता है। तो देख सकते हैं महाराष्ट्र के असेंबली के रूल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है कि अगर दूसरी बार बोला गया, दूसरी बार किसी को विड्रॉ करने को बोला जाए, तो उसको सेशन का रिमाइंडर, मतलब जो सेशन जितने दिनों तक भी चलेगा उस सेशन में वापस नहीं आ सकते हैं। तो आप मैक्सिमम पीरियड कितना देख रहे हैं यहाँ पर, मैक्सिमम पीरियड वहां पर जब तक सेशन खत्म नहीं होता है तब तक के लिए, ठीक है। अब महाराष्ट्र की असेंबली ने क्या इसका मतलब क्यों, क्या आर्गुमेंट्स दिए हैं कि क्यों हमने एक साल के लिए लोगों को सस्पेंड किया है। देखिए, सबसे पहले तो आर्टिकल 212 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि एक पर्टिकुलर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इट कैन वर्क विद इन इट्स लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, मतलब उसके पास जो पावर्स है उसके अंदर वो काम कर सकता है, और कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट, उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर अपना डिसीजन मतलब इंटरफेयर नहीं कर सकता, सिंपल से वर्ड्स में, ठीक है। मतलब देखिए, सिंपल वर्ड में समझिए, आर्टिकल 212 ये बोलता है कि अगर कोई भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, लोकसभा है, कोई भी एक ऐसी पर्टिकुलर लेजिस्लेचर बॉडी है और वो अपना प्रॉपर काम कर रही है, रूल्स को प्रॉपर्ली फॉलो कर रही है, तो कोर्ट वहां पर बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, ठीक है। अब आर्टिकल 212 जो है, इसी का क्लॉज 1 फिर से ही बोलता है दैट द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स, एक पर्टिकुलर प्रोसीडिंग, मान लीजिए लोकसभा में, राज्यसभा में या फिर किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है, कुछ काम चल रहा है, उसकी वैलिडिटी को कभी भी कोई कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि क्या ये चीज सही हो रही है या फिर नहीं कर रही है, मतलब सही नहीं हो रही है, बिकॉज जुडिशरी और लेजिस्लेचर दे आर टू डिफरेंट फील्ड्स, ठीक है। लेजिस्लेचर के काम में कभी भी जुडिशरी यहां पर काम नहीं, मतलब बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये बोलता है आर्टिकल 212। इसके अलावा आर्टिकल 194 ये बोलता है कि जो हाउस होता है, यानी कि जो लोकसभा, राज्यसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके पास अपने कुछ पावर्स होते हैं, कुछ प्रिविलेजेस होते हैं अपने हाउस के पास, ठीक है। तो कोई भी ऐसा मेंबर जो उन प्रिविलेजेस को ट्रांसग्रेस करने की कोशिश करेगा या फिर उन हाउस को रिस्पेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा या फिर हाउस के अंदर ऑर्डर से के साथ नहीं रहेगा, उसे सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है, थ्रू द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाउस। ऐसा हाउस के पास पावर है। देखिए, यहां पर हाउस का सीधा सा मतलब है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर अगर कोई भी पर्सन ऑर्डरली बिहेव नहीं करता है, तो उसे हाउस निकाल सकती है। तो हाउस कौन निकालेगा? हाउस की जो सारी पावर्स होती है वो स्पीकर ऑफ द हाउस के पास होता है, ठीक है। तो स्पीकर वहां पर बेसिकली उसको निकाल सकते हैं। नाउ इट हैज डिनाइड दैट कोई भी ऐसा पावर टू सस्पेंड अ मेंबर कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली थ्रू रूल 53। नाउ रूल 53 ऑफ द असेंबली जो है, मतलब जो महाराष्ट्र की जो खुद की असेंबली है, उसके कुछ रूल नंबर 53 है, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि एक पर्सन को सिर्फ एक सेशन के लिए निकाला जा सकता है, ठीक है, जैसा हमने देखा था पीछे। नाउ सेम चीज बोला गया है कि हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। जो महाराष्ट्र की जो असेंबली है वो ये बोलती है कि उसने डिनाई कर दिया है कि हम सिर्फ रूल नंबर 53 को नहीं देखेंगे, हम साथ में आर्टिकल 212 भी देखेंगे, आर्टिकल 194 भी देखेंगे। तो जो 12 जो एमएलए थे, बेसिकली उन्होंने क्या किया था, यहां पर उस हाउस के प्रिविलेज को खराब किया था, उस हाउस के ऑर्डर को यहां पर डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी, इसलिए हमने उनको 1 साल का पनिशमेंट दिया, 1 साल के लिए उसको बाहर निकाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के कुछ आर्गुमेंट्स है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप सिर्फ मैक्सिमम 6 महीनों के लिए उसको बाहर निकाल सकते हो, मतलब 6 महीने के लिए आप किसी पर्सन को सस्पेंड कर सकते हो, तो आप उसे 1 साल के लिए तो कर ही नहीं सकते। पहली बात तो ये, तो अगर आप उसे 1 साल के लिए करोगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का डायरेक्टली वायलेशन होता है। क्यों? बिकॉज हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई भी एमएलएस अगर 6 महीने से ज्यादा अनरिप्रेजेंटेड रहती है, तो इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर सीट वैकेंट हो जाती है। इसको फिर से समझिए। सीधा सा मतलब है कि मान लीजिए कोई भी लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली कहीं पर भी, मतलब स्टेट या फिर सेंटर, कहीं किसी के भी लेवल पे कोई एक पर्सन जो कि रिप्रेजेंटेटिव है लोगों का, ठीक है, मतलब लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो 6 महीने तक बिना बताए अपने सीट के ऊपर वापस नहीं आता है, किसी भी मीटिंग को अटेंड नहीं करता है, तो ऑटोमेटिकली उस सीट को वेकेंट मान लिया जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 190 के अंदर। सिंपल वर्ड्स फिर से समझिए, टेक्निकल स्टेटमेंट समझिए क्या है। इफ फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज, मतलब 60 दिनों के लिए, यानी कि 2 महीनों के लिए, कोई मेंबर किसी भी लेजिस्लेचर का या फिर पार्लियामेंट का, अगर इफ ही इज विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस एब्सेंट, अगर वो एब्सेंट है बिना हाउस के परमिशन के, हाउस के परमिशन का मतलब है स्पीकर या फिर चेयरमैन के परमिशन के बिना अगर वो एब्सेंट रहता है, तो हाउस उससे उस पर्टिकुलर सीट को वेकेंट कर सकती है। तो आपको यहां पर 3 चीजें ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल 60 डेज। सेकंड चीज, लेजिस्लेचर या फिर जो पार्लियामेंट के हाउस के परमिशन के बिना, परमिशन मतलब स्पीकर की परमिशन के बिना, तो उस सीट को वेकेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। तीनों चीज आपको प्रॉपर्ली ध्यान रखना है। नाउ इसी चीज के अंदर सेक्शन 151 ऑफ आरपी, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, जो कि एक्चुअली इलेक्शन को प्रॉपर्ली रेगुलेट करता है, वो ये बोलता है कि ऐसी कोई भी सीट जो कि 6 महीने तक खाली रह जाती है, उस सीट पे जल्दी से जल्दी बाई इलेक्शंस कराए जाएंगे विद इन दैट पर्टिकुलर 6 मंथ्स।
ठीक है। आई होप आप इस चीज को प्रॉपर्ली समझ गए। तो यहां पर देखिए जितने भी आप टर्म्स देख रहे हैं वहां पर आपको सिर्फ सेम ही वर्ड दिख रहा है, दैट इज 6 मंथ्स। वहां पर कहीं पर भी आपको 1 ईयर नहीं दिख रहा होगा, राइट। तो 1 ईयर का सीधा सा मतलब है कि किसी भी पर्सन को 1 ईयर के लिए सस्पेंड किया ही नहीं जा सकता है। मैक्सिमम जो किसी को कर सकते हैं दैट इज ओनली 6 मंथ्स। दिस मीन दैट कुछ अगर जो एक्सेप्शनल केसेस है उसको छोड़ दीजिए तो मेजॉरिटी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है कोई भी अपने रिप्रेजेंटेटिव के बिना 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकती है, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। अगर 6 महीने तक कोई पर्सन नहीं आता है तो उसको आप सिंपली डायरेक्टली उस सीट को वेकेंट करके बाई इलेक्शन वहां पर करवा सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट और बोला है कि अगर आप किसी एमएलए को 1 साल के लिए सस्पेंड करते हो तो टेक्निकली आप वहां पर सिर्फ उस एमएलए को पनिश नहीं कर रहे हो, एक्चुअली आप उसके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को वहां पर कहीं ना कहीं पनिश कर रहे हो, बिकॉज उसकी पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी अगले 1 सालों के लिए रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगी। उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो तो खुद बाहर बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली कैसे वो उसको रिप्रेजेंट कर पाएगा, राइट। इसी चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट का बोलना यह है कि आप सिर्फ उसे पनिश नहीं कर रहे हो, आप एक्चुअली पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को यहां पर पनिश कर रहे हो, ठीक है। यहां पर सेकंड चीज आती है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इसके अंदर इंटरवीन कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली इस चीज के ऊपर एक प्रॉपर एक रूलिंग देने वाला है। इसका हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रूलिंग जल्दी से जल्दी आएगी कि क्या एक पर्टिकुलर हाउस के लेजिस्लेचर के अंदर, मतलब कहीं पर कोई भी लेजिस्लेचर है, मे इट बी लोकसभा, राज्यसभा या फिर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या उसके अंदर इंटरवीन कर सकता है फिर नहीं कर सकता है, इसके ऊपर जुडिशरी एक प्रॉपर डिसीजन लेने वाला है। लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि कोर्ट ने ऑलरेडी अपने पिछले कुछ जजमेंट्स के अंदर, पिछले कुछ रूलिंग्स के अंदर ये चीज कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोला हुआ है कि जुडिशरी इंटरवीन कर सकता है अगर कोई भी हाउस यानी कि लोकसभा, राज्यसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज अनकॉन्स्टिट्यूशनली काम कर रही है, मतलब प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है, तो उसके बीच में इंटरवीन कर सकता है, ठीक है। और आपको ये चीज समझना है, देखिए इंडिया के अंदर जो 3 बॉडीज हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों बॉडी ऑल्दो इंडिपेंडेंट है बट तीनों एक दूसरे को लगातार चेक करती रहती है। ये एक चेक्स एंड बैलेंसेस का काम यहाँ पर चलता रहता है। तो जुडिशरी यहाँ पर हमेशा चेक करती रहती है एग्जीक्यूटिव को भी और लेजिस्लेचर को भी। लेजिस्लेचर कंपैरेटिवली यहाँ पर चेक करता रहता है एग्जीक्यूटिव को, एंड एग्जीक्यूटिव यहाँ पर चेक करता रहता है लेजिस्लेचर को और इसको जुडिशरी को, ठीक है। तो इस तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस लगातार चलता रहता है। नाउ कुछ हम टेक्निकल टर्म्स देखते हैं एक्जैक्टली क्या क्या प्रोविजंस है। अगर किसी भी एमएलए को या फिर एमपी को सस्पेंड करना हो तो एक्जैक्टली हमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रूल्स होते हैं। सबसे पहले तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है, इसके अलावा लोकसभा के अपने कुछ रूल्स होते हैं, राज्यसभा के अपने कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हर एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये पावर है कि वो अपने खुद के रूल्स को बना सकता है, खुद को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो अब यहां पर हम कुछ रूल्स को देखते हैं। देखिए अगर आप लोकसभा के कुछ रूल्स को देखेंगे तो उसके अंदर रूल नंबर 373, 374, 374A, ये सब रूल्स कुछ ऐसे हैं जो कि एक्चुअली बताते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन, कोई मेंबर जो कि एमपी है, अगर वो ग्रॉसली डिसऑर्डरली फैक्शन में काम कर रहा है, मतलब प्रॉपर्ली अच्छे से आप खुद को बिहेव नहीं कर रहा है, तो उसे सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। कोई भी पर्सन ऐसा जो कि हाउसेस के रूल्स को अब्यूज कर रहा है, मतलब प्रॉपर्ली उसे फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसे भी यहां पर सस्पेंड किया जा सकता है। नाउ कितना सस्पेंड किया जा सकता है उसके लिए बोला है कि मैक्सिमम सस्पेंशन जो हो सकती है दैट इज फॉर 5 कंसेक्यूटिव सिटिंग्स, मतलब 5 लगातार दिन, 5 जब भी लगातार दिन जो मतलब हाउस बैठ रही है उस पर या तो कर सकते हैं सस्पेंड या फिर रिमाइंडर ऑफ द सेशन, मतलब मैक्सिमम कितना है दैट इज रिमाइंडर ऑफ द सेशन, मतलब जितने दिन सेशन में बचे हुए हैं, तो बजट, मॉनसून या फिर विंटर सेशन जो भी चल रहा है, जितने दिन उसमें बचे हुए हैं उतने दिनों के लिए आप उसे सस्पेंड कर सकते हो। इसके अलावा राज्यसभा के अंदर बोला जाता है कि राज्यसभा के जो रूल्स हैं, देखिए ये हमने देखा लोकसभा के रूल्स के अंदर बोलता है कि जब तक सेशन खत्म नहीं होता तब तक के लिए आप उसे सस्पेंड कर सकते हो। सिमिलरली राज्यसभा के रूल्स बोलता है कि अगर एक पर्सन को आपको सस्पेंड करना है तो जब तक वो सेशन खत्म नहीं होने वाला है, जितने दिन बचे हुए हैं उतने दिनों के लिए आप यहां पर सस्पेंड कर सकते हो। सिमिलरली बहुत सारे जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके खुद के रूल्स हैं, वो भी यही बोलते हैं कि मैक्सिमम जो एक पर्सन को सस्पेंड किया जा सकता है दैट इज फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। तो अब देख रहे हैं लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं सबके अंदर एक जो चीज कॉमन है दैट इज कि आप अगर किसी पर्सन को सस्पेंड कर भी सकते हो तो मैक्सिमम जितने दिनों का सेशन बचा हुआ है उतने दिनों के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो ये है एक्चुअली हमारे टेक्निकल स्टेटमेंट। तो महाराष्ट्र ने रिसेंटली जो 1 साल के लिए लोगों को सस्पेंड कर दिया था दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसी चीज के लिए इसको रिवोक कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट टॉपिक प्रॉपर्ली और टेक्निकली अच्छे से समझ आ गया होगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट वी हैव टू टॉक अबाउट डिजिटल संसद ऐप। नाउ संसद बोलते हैं पार्लियामेंट को, ठीक है। उसी को डिजिटाइज करने के लिए रिसेंटली एक ऐप लाया गया है। नाउ ऐप जो है बेसिकली एक मोबाइल का ऐप है, ठीक है। देखिए लोकसभा का एक सेक्रेटेरिएट होता है, ठीक है। सेक्रेटेरिएट जो होता है इसे आप डायरेक्टली एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट मान सकते हैं, प्रेसिडेंट के डायरेक्टली एजेंट होते हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है लोकसभा का सेक्रेटेरिएट स्पीकर के अंदर काम नहीं करता है, ये प्रेसिडेंट के अंदर काम करता है, ठीक है। जो चीजें प्रेसिडेंट बोलता है वो सब चीजें लोकसभा का सेक्रेटेरिएट करता है। नाउ इन्हीं सेक्रेटेरिएट ने रिसेंटली एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है डिजिटल संसद, ठीक है। ये जो लॉन्च है इसका बेसिकली एम ये है कि जो लोग हैं वो इजीली किसी भी पार्लियामेंट को या फिर जो भी उनके पार्लियामेंट के जो लोकसभा है, मतलब जो भी एमपीज एमएलएज हैं उन सबको प्रॉपर्ली फॉलो कर सके, उनके प्रोसीडिंग्स को फॉलो कर सके, इस चीज के लिए ऐप बनाया गया है, ठीक है। आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। आप सिंपली प्ले स्टोर पर जाकर डिजिटल संसद ऐप को ढूंढ सकते हैं और आप
आप वहां पर उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। नाउ देखिए ये ऐप जो है इट इज अवेलेबल इन बोथ एंड्रॉइड में भी और iOS प्लेटफॉर्म। iOS मतलब एप्पल का प्लेटफॉर्म जो है और एंड्रॉइड जो है दोनों के अंदर यहाँ पर पूरी तरीके से अवेलेबल है। और इसके अंदर जितने भी इंटरलिंक्ड पोर्टल्स हैं, मतलब जितने भी वो पोर्टल्स हैं जो कि इंडियन पार्लियामेंट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, वो सारे के सारे लिंक्स आपको इसके अंदर ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका मेन एम क्या है। इसका मेन एम ये है कि पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जितनी भी सर्विसेज होते हैं, वो हर चीज को 360 डिग्री व्यू के साथ ये ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। ठीक है, हर चीज प्रोवाइड करता है। नाउ एक तो चीज में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोसीडिंग्स को दिखाता है, मतलब करंटली हाउस के अंदर क्या क्या प्रोसीडिंग्स चल रही है, क्या चल रहा है, हर एक चीज यहाँ पे शो करता है। बट इसके अलावा जितने भी पिछले यहाँ पर लोकसभा थे, मतलब जितने भी लोकसभा यहाँ पर पिछले थे, उन सबका भी आर्किव्स की तरह भी काम करता है, मतलब उसका सारा डेटा भी इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए कोई भी अगर चाहे तो कितनी भी पुरानी स्पीच को या फिर डिबेट को वहां पर देख सकता है। देखिए कुछ तो यहां पर वीडियो फॉर्मेट में है और कुछ वहां पर सिंपली टेक्स्ट के फॉर्मेट में है। मतलब क्या हुआ है, वीडियोस को यहां पर टेक्स्ट के फॉर्म में सिंपली कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, जो स्पीचेस थे उसको टेक्स्ट के फॉर्म में वहां पर अपलोड किया गया है। तो बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि रिसेंट वाली वीडियोस हैं, और जो पुरानी है उसे टेक्स्ट के फॉर्म में वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ऐप कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन बजट स्पीचेस। देखिए जब से हमारा कंट्री बना है, जब से हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ 1947 के अंदर हमारा फर्स्ट बजट आया था। ठीक है, उस टाइम की जो स्पीच थी ना, वो पर्टिकुलर स्पीच की जो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सब भी इस पर्टिकुलर ऐप के अंदर प्रेजेंट है। तो आप एक्चुअली इस ऐप से काफी कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब 12th लोकसभा स्टार्ट हुआ था और तब से लेकर के 17th लोकसभा, यानी कि देखिए पिछले 5 लोकसभा का जितने भी हाउस के डिस्कशंस हुए हैं डिफरेंट बिल्स के ऊपर, एवरी सिंगल डिस्कशन इज प्रेजेंट ऑन दिस पर्टिकुलर ऐप। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे हैं, बहुत ही एग्जॉस्टिवली इस पर्टिकुलर ऐप को बनाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा संसद की जो डेली प्रोसीडिंग्स होती है उसको लाइव टेलीकास्ट करता है ये पर्टिकुलर ऐप। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है लाइव टेलीकास्टिंग यहाँ पर डेली बेसिस पे की जाती है, लोकसभा राज्यसभा दोनों की। ठीक है, तो आप लोकसभा राज्यसभा टीवी जो देखते होंगे यूट्यूब पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, अब डायरेक्टली आप इस ऐप पे देख सकते हैं। ठीक है, यहां तक की जो बात की गई है, जो 2022 का जो बजट का सेशन होने वाला है, जो 1 फरवरी को होने वाला है, वो भी इट कैन ऑल्सो बी वॉच लाइव ऑन द ऐप, बिकॉज ऑब्वियसली दैट विल बी हेल्ड इन लोकसभा ओनली। ठीक है, नाउ द ऐप विल ऑल्सो हेल्प मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए ये तो हो गया लोगों को, कैसे सिटीजन्स को हेल्प कर सकता है। इसके अलावा जो एमपीज होते हैं, एमपीज हैं लोकसभा राज्यसभा दोनों के ही, उनको भी काफी हेल्प कर सकता है, बिकॉज उनकी खुद की बहुत सारी सर्विसेज होती है, जैसे कि उनके खुद के कोई पर्सनल अपडेट्स हैं। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर एमपी है, उसने कोई भी बिल को प्रपोज किया है, तो बिल का एग्जैक्टली स्टेटस क्या है, कितना उस नोटिस को आगे बढ़ाया गया है, कितना पीछे है, या फिर किसी मान लीजिए एक पर्टिकुलर बिल है जिसको एक पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी उसको टाइम टाइम अपडेट करती रहेगी कि एग्जैक्टली कितना हम फॉलो कर रहे हैं, कितना आगे बढ़ चुके हैं, राइट। तो इन सब चीजों को भी यहां पर प्रॉपर्ली ऐड किया जाता है ताकि जो एमपीज हैं उनको भी इससे काफी ज्यादा हेल्प मिल सके। ना देखिए आपको एक यहां पर इंफॉर्मेशन मतलब मालूम होनी चाहिए कि जो एमपीज होते हैं उनको हाउस के अंदर लैपटॉप लेके जाना अलाउड नहीं होता है। ठीक है, लैपटॉप्स आर नॉट अलाउड। तो यहां पर उनको देखिए फोन्स अलाउड होते हैं बट लैपटॉप्स आर नॉट अलाउड। तो जो फोन्स अलाउड होते हैं, फोन्स के अंदर वो डायरेक्टली इस पर्टिकुलर ऐप को यूज करके डिफरेंट पार्लियामेंट्री इंफॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट चीजों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए किसी एमपी को, वो भी वो डायरेक्टली गैदर कर सकते हैं। ना देखिए फ्यूचर के अंदर माना जा रहा है इस पर्टिकुलर ऐप को और ज्यादा जो अपडेट्स वगैरह आएंगे उसके अंदर एमपीज की अटेंडेंस के लिए भी बनाया जा सकता है। सिंपली एमपीज अपना अटेंडेंस यहां पर रिकॉर्ड कर सकते हैं और उस अटेंडेंस को डायरेक्टली पब्लिक देख सकती है कि कौन सा पर्टिकुलर एमपी जो है कितने दिनों के लिए आया है या फिर नहीं आया है। बट ये पर्टिकुलर फीचर अभी नहीं आया हुआ है, ये फ्यूचर का यहां पे प्लान है कि फ्यूचर में ऐसा कोई प्लान, मतलब ऐसा एक फीचर इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन कौन सा एमपी, मतलब कौन सा एमपी कौन सा क्वेश्चन आर के अंदर पूछ रहा है, उसके क्या आंसर्स मिल रहे हैं, एवरी सिंगल डिटेल जो भी डिटेल्स होंगी ना, डिबेट्स होंगे, डिक्लेमेशंस होंगे, जो भी स्पीचेस होंगी, एवरी सिंगल थिंग दैट विल बी एक्चुअली प्रेजेंट ऑन दिस पर्टिकुलर ऐप। ठीक है, इसके अलावा बोला गया है कि देखिए एक लेजिस्लेचर जो होता है, बेसिकली मान लीजिए एक एमपी जो होता है उसकी एक सबसे बड़ी ड्यूटी ये होती है, सबसे बड़ी ड्यूटी ये होती है कि जो उसके लोग होते हैं, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि बिहार के एक पर्टिकुलर शहर को रिप्रेजेंट करता है, तो इस पर्टिकुलर जो लोग हैं यहाँ के, उसको पूरा हक है उनको जानने का कि एग्जैक्टली उनका एमपी किस तरीके से काम कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर ऐप के थ्रू वो अपने लोगों को डायरेक्टली अपडेट भी कर सकता है, यानी कि रूटीन प्रोसीडिंग्स के ऊपर कि एग्जैक्टली क्या क्या काम हो रहा है, कौन कौन से हमने डिमांड्स किए हैं, कौन कौन से डिमांड्स फुलफिल हुई हैं, कौन कौन से नहीं हुई है, राइट। इन सब चीजों को प्रॉपर्ली वो अपडेट भी कर सकता है। इसके अलावा दिस ऑब्जेक्टिव इसका ये भी है कि पार्लियामेंट के जितने भी कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनको अप टू डेट रखना है ताकि सबके सब यहाँ पर लाइव रहें और टाइम से, मतलब रियल टाइम अपडेट होता रहे इसके अंदर। ठीक है, तो बेसिकली आप देख रहे हैं पार्लियामेंट खुद को यहाँ पर डिजिटल फुटप्रिंट के अंदर काफी ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है और इसी डायरेक्शन में एक टाइप का इनिशिएटिव है जहां पर इस चीज को यहां पर अपडेट किया गया है। ठीक है, तो इसके अलावा डिजिटल जो संसद ऐप है, ये जो अभी के लोकसभा के हमारे स्पीकर हैं ओम बिरला सर, उनका ये बेसिकली ब्रेन चाइल्ड है, मतलब उन्होंने बेसिकली इस चीज को स्टार्ट किया और इस ऐप के थ्रू उन्होंने एक्चुअली पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को ज्यादा एक्सेसिबल बनाने की कोशिश की है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है, सिटीजन जो है, इस चीज को डायरेक्टली देख सके और डायरेक्टली इसको यूज करके इसका फायदा उठा सके। ठीक है, ताकि उन्हें मालूम चले कि एग्जैक्टली लोकसभा राज्यसभा या फिर इंडिया की जो पार्लियामेंट है किस तरीके से काम करती है ना। देखिए ये जो ऐप है इसको ऑलरेडी काफी लोग इसको यूज कर रहे हैं, जहां माना जा रहा है मोर देन 8000 यूजर्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट, जो कि बहुत सारे तो इंडिया के हैं बट यहाँ पर कुछ लोग यूएसए एंड सऊदी अरेबिया में भी जो इंडियंस बैठे हुए हैं वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस ऐप को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा
इस पर्टिकुलर ऐप के बारे में। आई होप आपको इसके बारे में सारी जो भी इंफॉर्मेशन थी प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इसमें हमें बात करनी है नॉर्डिक क्लिंकर बोर्ड्स के बारे में। ये जो बोर्ड्स होती है इनको रिसेंटली यूनेस्को का हेरिटेज साइट मिल चुका है, ठीक है। तो हम इसके बारे में समझते हैं। देखिए, यूनेस्को ने रिसेंटली जो ये वाली बोर्ड्स हैं इनको ऐड कर लिया अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट के अंदर। ये एक टाइप के वुड के बने होते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, वुड के एक टाइप के सेल बोर्ड्स होते हैं जो कि बहुत ही पुराने हैं। अराउंड माना जाता है कि 1000 ईयर्स अगो जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वहां पर एक टाइप की पॉपुलेशन रहा करती थी। उस पॉपुलेशन को यहाँ पर बोला जाता था वाइकिंग्स, ठीक है। वाइकिंग की पॉपुलेशन बोला जाता था। यू कैन से कि वाइकिंग जो थे वो एंशिएंट पीपल थे। नाउ देखिए, ये जो होते थे मतलब इस टाइप के जो लोग आप देखते थे, दे वर एक्चुअली कॉल्ड एज वाइकिंग्स। पहले हम समझते हैं कि वाइकिंग्स थे कौन एग्जैक्टली। देखिए, एक टाइप के सी फेयरिंग पीपल थे। सी फेयरिंग का मतलब है जो कि समुद्री रास्ते से ट्रैवल किया करते थे और अराउंड 11th सेंचुरी के आसपास में, मतलब समझते हैं अराउंड 1000 ईयर्स पहले वो ट्रेडर्स थे और टाइप के लूटर्स थे, रेडर्स थे और वॉरियर्स थे, एक्सप्लोरर्स थे। इन्हें मतलब डिफरेंट नेम से आप समझ सकते हैं बिकॉज दे वर एक्चुअली द पीपल जो कि वन ऑफ द अर्लियर हैबिटेंट्स थे इस पर्टिकुलर मतलब वर्ल्ड के, ठीक है। अब देखिए, माना जाता है कि ये जो लोग थे वाइकिंग जो थे वो बेसिकली अमेरिका को उन्होंने कोलंबस से पहले ढूंढा था, डिस्कवर कर लिया था। देखिए, ये वर्ड है ना एक्सप्लोरर, तो वो एक्सप्लोर भी करते थे। बहुत सारे न्यू लैंड को उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लोर किया हुआ है। तो आप जैसा जानते होंगे अमेरिका को यहाँ पर कोलंबस ने डिस्कवर किया था, बट ऐसा कुछ बुक्स के अंदर और कुछ थ्योरीज के अंदर ऐसा बोला जाता है कि एक्चुअली दीज वर द वाइकिंग्स जिन्होंने कोलंबस से पहले ही अमेरिका को डिस्कवर कर लिया था, ठीक है। इसके अलावा माना जाता है कि रशिया और जो डिफरेंट मतलब रीजन्स हैं वहां तक ऑलरेडी पहुंच चुके थे और वहां जाते थे और वहां पे बहुत सारे रेड करते थे। रेड करके वहां पे जो भी लोग वगैरह थे ना उनको यहाँ पे लूट लिया करते थे, उनके ट्रेजर वगैरह को लूट करके अपने पास रख लेते थे। नो, आपको एक चीज यहां पे समझना है कि एक्जैक्टली वाइकिंग्स कहां के रहने वाले थे। देखिए, अगर आप देखेंगे दिस इज द मैप ऑफ यूरोप। यहां पर आप देखिए दिस इज यूके, ठीक है। अब यूके के दिस इज फ्रांस। अब इसके ऊपर देखेंगे आप 3 कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। दीज 3 कंट्रीज दे आर कंबाइनली कॉल्ड एज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ठीक है। इन्हें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है और इसी स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंदर एक्चुअली ये जो वाइकिंग से रहा करते थे, ठीक है। देखिए, अगर आप देखेंगे दिस इज अ मैप ऑफ एंशिएंट टाइम्स। जहां पर देखिए ये नॉर्वे वाला पीरियड है, ये नॉर्वे का पार्ट है, ये स्वीडन है और ये फिनलैंड है। अब ये तीनों ही जो रीजन्स है ना एक्चुअली ये तीनों ही these were the lands of Vikings, ठीक है। वाइकिंग्स एक्चुअली यहीं पे रहा करते थे और इसके ईस्टर्न साइड में यानी कि यूरोप के साइड में फिर रशिया में वहां जाकर काफी ज्यादा रेडिंग करते थे। उसके बाद यहां से सी को यूज करके ये जो हमने बोट जिस बोट के बारे में बात कर रहे हैं इसी बोट को यूज करके वो जाते थे और यहां पर उन्होंने अमेरिका को ढूंढा था और नीचे जाकर यहां पर डिफरेंट जितने भी लैंड्स है, फ्रांस, यूरोप, जितने भी लैंड है उन सबको वहां पर जाकर वो रेड क्या करते थे, ठीक है। तो आप समझ गए एक्जैक्टली वाइकिंग्स कौन थे। अब यही वाइकिंग जो थे वो इस टाइप के बोट्स को यूज करते थे, दैट इज कॉल्ड एज क्लिंकर बोट्स। नाउ ये जो बोट्स थे ये इट एक्चुअली अलाउड द पीपल जो स्पेशली जो वाइकिंग्स थे उनको यूज मतलब वो इस पर्टिकुलर बोट को यूज करके नॉर्दर्न यूरोप के डिफरेंट कंट्री में जाते थे और अपने इन्फ्लुएंस को, अपने ट्रेड को और अपने वॉर को उन्होंने काफी ज्यादा जीता था और काफी ज्यादा स्प्रेड किया था, ठीक है। एंड माना जाता है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक वो इस पर्टिकुलर टाइप के बोट को यूज करते थे। नाउ रिसेंटली माना गया है, देखिए डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, इन 5 कंट्रीज ने साथ में मिलकर वाइकिंग्स का जो ये पर्टिकुलर बोट था यानी कि क्लिंकर बोट्स थे उनके लिए यूनेस्को का डेजिग्नेशन की डिमांड की थी। अब आप ध्यान से देखिए, नॉर्वे 1, ठीक है। यहां पर देखिए डेनमार्क 2 एंड यहां पर जो स्वीडन है 3, ये तीनों ही कंट्री आपको याद होगा अभी हमने बात की थी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है। इन तीनों कंट्री ने यहां पर साथ में मिलकर यूनेस्को के लिए डेजिग्नेशन मांगा था कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डेजिग्नेशन मिलना चाहिए। नाउ जो वर्ड क्लिंकर होता है, क्लिंकर का एक्जैक्टली मतलब क्या होता है। क्लिंकर का सीधा सा मतलब होता है जब 2 वुड को एक साथ यहां पर मतलब बांध के मतलब यूज किया जाता है ना, दैट इज कॉल्ड एज क्लिंकिंग, ठीक है। तो उसी के नाम पर इस पर्टिकुलर बोर्ड को क्लिंकर बोर्ड्स बोला जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं कि एक्जैक्टली देखिए एक वाइकिंग का शिप म्यूजियम भी है जहां पर जो वाइकिंग की जो बहुत सारी डिफरेंट शिप्स थी वो सब यहां पर रखी गई हैं, जो कि एक रोस्केल्डे नाम का मतलब एक प्लेस है दैट इज प्रेजेंट इन कोपेनहेगन। नाउ देखिए डेनमार्क आपको याद है, डेनमार्क जस्ट हमने बात की अभी, तो डेनमार्क जो है डेनमार्क के अंदर एक प्लेस है, उसका कैपिटल है दैट इज कॉल्ड एज कोपेनहेगन। कोपेनहेगन के जस्ट पास में दिस प्लेस इज कॉल्ड एज रॉस्केल्डे, ठीक है। इसी रॉस्केल्डे के अंदर एक्चुअली वाइकिंग का शिप म्यूजियम प्रेजेंट है और इस वाइकिंग के शिप म्यूजियम के अंदर जितने भी इनके पुराने वेसल्स थे, जितने भी इनके पुराने शिप्स थे वो सबके सब डिस्प्ले होते हैं और साथ ही साथ जो शिप्स खराब हो चुकी हैं उनको रीबिल्ड किया जाता है और रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, वाइकिंग्स की हिस्ट्री को यहां पर रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की जा रही है, उनको एक्सपेरिमेंटल और आर्कियोलॉजिकल मेथड्स को यूज करके और ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग जो वाइकिंग एज के बारे में जो भी अंडरस्टैंडिंग है उन सबको पता लगाने की कोशिश की जा रही है। देखिए आप एक वर्ड आपने देखा वाइकिंग एज, वाइकिंग एज का मतलब क्या है, सोचिए वाइकिंग्स यहां पर इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे कि एक्चुअली उनके नाम पर वो पूरा का पूरा पीरियड जो है उसको एक एज बोला जाता है, मतलब उस पूरे पीरियड को यहां पर एज बोला जाता है, ठीक है, जब वाइकिंग्स रहा करते थे। नाउ जो क्लिंकर बोर्ड्स होते हैं उसको हम समझते हैं। देखिए ये जो क्लिंकर बोर्ड्स होते हैं, देखिए इसे हमें समझना इसलिए नहीं है बिकॉज वो वाइकिंग्स यूज करते थे, हमें सिर्फ समझना इसलिए है बिकॉज रिसेंटली इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिल चुका है, इसीलिए अब हमारे यूपीएससी के अंदर ये पूछा जा सकता है। नाउ देखिए क्लिंकर बोर्ड जो है बेसिकली ये बहुत सारे वुड के प्लैंक्स जो होते हैं, देखिए आप देख सकते हैं बहुत सारे दिख रहे हैं, अब देखिए बहुत सारे छोटे छोटे जो लंबे लंबे प्लैंक्स हैं, आपको प्लैंक्स दिखेंगे। प्लैंक्स को यूज करके ओवरलैप करके इन
इसको बनाया जाता है और इसको साथ में सीव किया जाता है या फिर राइवेट किया जाता है। इसका मतलब क्या, देखिए अब देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हॉरिजॉन्टल है, फिर उसके बाद इसको बांध बांध के और इसमें देख रहे हैं आप कील से इसको टाइट किया जाता है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोट बनाई जाती है। इस बोट की बात करेंगे, इसको ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए ओक ट्रीज का यूज किया जाता है, ठीक है। ओक जो ट्रीज होती है ना, उस ट्री की लकड़ियों को यहाँ पर यूज करता है ताकि एक स्ट्रॉन्ग बोट बने। और जितने भी यहाँ पर देखिए जो बीच में जो गैप्स वगैरह होती है ना, इन गैप्स को फिल करने के लिए वो लोग टार का यूज करते हैं, ठीक है। टार या फिर जो इस टार के अंदर बेसिकली एनिमल हेयर्स को, मॉस को, वुल को, इन सबको मिक्स करके वो डायरेक्टली इस पर्टिकुलर बोट के गैप्स में डालते हैं ताकि और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस पर्टिकुलर थिंग नोन एज टार। टार क्या होता है? जब बाहर रोड पे जाते हैं तो आपको एक ब्लैक सी सब्सटेंस मिलती होंगी, ठीक है। जो ब्लैक सब्सटेंस जो आपकी रोड पे गिरी होती है ना, अब एक नया रोड जो बनता है वहां पर जाइएगा, वहां पर देखिएगा जो ब्लैक सब्सटेंस होता है ना, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज टार। इसी टार का एक टाइप का डाइल्यूटेड मिक्सचर जो होता है ना, इस पर्टिकुलर गैपिंग के अंदर डाला जाता है, जिससे कि बोट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है, ठीक है। तो आपको ये देखो, एक चीज आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि ये बोट जो है पूरी तरीके से वुड का बना होता है, इसके अंदर कोई भी मेटल का पीस यूज नहीं होता है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ रिसेंटली इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला है, तो हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देखते हैं कि एक्जैक्टली वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है। नाउ ये एक टाइप का लीगल प्रोटेक्शन होता है जो कि एक इंटरनेशनल लेवल पे मिलती है, रिकॉग्निशन मिलती है, जो कि यूनेस्को प्रोवाइड करता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए यहाँ पर तीन मेन फैक्टर्स है जिसके ऊपर काम किया जाता है। एजुकेशन के ऊपर, साइंस मतलब एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज होगी, साइंस से रिलेटेड या फिर कल्चर से रिलेटेड कोई भी चीज होगी, तो उन सबको यहाँ पर वो किया जाता है, ठीक है, प्रोटेक्ट किया जाता है। तो पॉइंट इज कि जो वाइकिंग्स का जो बोट है, ये टाइप के क्लिंकर बोट्स है, उसको कल्चरल के सेक्टर में यहाँ पर यूज किया गया, ठीक है। नाउ ये जो साइट्स होते हैं, जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होते हैं, दे आर डेजिग्नेटेड बाय द यूनेस्को, ताकि उनको हिस्टोरिकल, कल्चरल या फिर साइंटिफिक या फिर किसी भी टाइप का सिग्निफिकेंस हो, उस चीज के लिए उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। ये जो साइट्स होते हैं, दे आर एक्चुअली जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कल्चरल या फिर नेचुरल हेरिटेज हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वो ह्यूमैनिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। इन सब के लिए उन सबको मतलब उन चीजों को बचाने की कोशिश की जाती है। नाउ अगर आप 2021 का जो रिसेंट डेटा आया हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, उसके अनुसार इंडिया के मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्चुअली अराउंड 1100 से ज्यादा यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑलरेडी प्रेजेंट है, एंड दे आर स्प्रेड अक्रॉस 167 कंट्रीज, जिसमें से 897 कल्चरल साइट्स हैं, 218 नेचुरल साइट्स हैं और 39 मिक्स साइट्स हैं। नाउ आपको एक चीज यहाँ पर समझ आ गया होगा, जो भी साइट होती है यहाँ पर दो डिफरेंट बेसिकली फील्ड्स में लिए जाते हैं, या तो वो साइट्स कल्चरल हो सकती है या फिर वो नेचुरल हो सकती है, या फिर उन दोनों का मिक्स करके कल्चरल प्लस नेचुरल हो सकती है। नाउ इटली जो एक ऐसी कंट्री है जिसके पास टोटल 58 साइट्स हैं, ठीक है, 58 साइट्स हैं। तो क्या होता है, सबसे ज्यादा यूनेस्को की जो साइट्स है वो एक्चुअली इटली के अंदर प्रेजेंट है। और इंडिया इज नॉट फार टू बिहाइंड, ठीक है। इंडिया के अंदर देखिए 40 साइट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ऑलरेडी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स प्रेजेंट है, जिसमें से 32 जो है कल्चरल साइट्स है, 7 नेचुरल साइट्स है और 1 इज मिक्स साइट। नाउ द क्वेश्चन कम्स, कौन सा वो साइट है जो कि मिक्स साइट है? दैट इज कॉल्ड एज कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा एक टाइप का प्लेस है जो कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है, और वो हमारा कल्चरल प्लस नेचुरल दोनों का मिक्स साइट है, ठीक है। ये हमारा हो गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट और वाइकिंग के जो बोट्स है उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन। अब आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। इट इज अबाउट एल सल्वाडोर ने जो बिटकॉइन का स्टेटस उसको लीगल टेंडर प्रोवाइड किया था, उसको रिसेंटली आईएमएफ ने हटाने को बोला है, ठीक है। इसको समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने रिसेंटली बोला है कि एल सल्वाडोर को कि आप जल्दी से अपना बिटकॉइन का जो लीगल स्टेटस है उसको रिमूव कर लो, ठीक है, नहीं तो आपको हम पैसा देना बंद कर देंगे, सिंपल वर्ड्स में। सितंबर 2021 यानी कि पिछले साल सितंबर के अंदर एल सल्वाडोर एक्चुअली इट बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिसने क्रिप्टो करेंसीज को लीगल टेंडर की तरह यूज करना स्टार्ट कर दिया। नाउ द क्वेश्चन कम्स फर्स्ट ऑफ ऑल कि लीगल टेंडर होता क्या है? देखिए समझिए, लीगल टेंडर कोई भी ऐसी करेंसी जो कि दो कंडीशंस को फुलफिल करते हैं उसे कहते हैं लीगल टेंडर। फर्स्ट इसका कंडीशन ये होता है कि इट शुड बी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। तो आप देखिए, पहला बात यह है कि गवर्नमेंट इशू करना चाहिए, और सेकंड लीगल टेंडर का सीधा सा मतलब यह है कि लोग जो है उसे एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते। दीज टू थिंग्स आर मतलब कंबाइंडली कॉल्ड एज, कोई भी ऐसी करेंसी जिसको ये और ये दोनों रिकॉग्निशन मिल जाए, दैट इज कॉल्ड एज अ लीगल टेंडर, ठीक है। तो रिसेंटली इसको लीगल टेंडर बनाया गया। इसका मतलब क्या, एल सल्वाडोर की जो गवर्नमेंट है वो इसे इशू कर रही है, और सेकंड चीज, लोग इसे लेने से मना नहीं कर सकते हैं। बट जैसे ये बिटकॉइंस को लीगल टेंडर बनाया गया तो पूरे कंट्री के अंदर एक टाइप का फियर फैल गया, बिकॉज ये जो टाइप की बिटकॉइंस है ना, ये बहुत ही स्टेबल नहीं होती है, ठीक है। इसके कारण इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ सकता है और इनस्टेबिलिटी आ सकती है पूरी की पूरी कंट्री में। इस चीज के लिए काफी ज्यादा डर का माहौल है। सबसे पहले हम समझते हैं कि एल सल्वाडोर एक्जैक्टली प्रेजेंट कहां पे है। पहले आप ये वाला मैप देखिए, ठीक है। अब देखेंगे दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आप देखेंगे बहुत ही एक टाइप का एक नैरो लैंड मास है जो उसको कनेक्ट करता है। दिस पर्टिकुलर कोई भी ऐसा प्लेस जो कि नैरो लैंड मास होगा, दैट इज कॉल्ड एज इस्थमस, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इस्थमस इज द प्लेस जो कि दो बड़े लैंड मास को जोड़ता है, या फिर दो बड़े जो ओशन है उसको मतलब डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड एज इस्थमस। तो यहां पर दिस पर्टिकुलर
प्लेस इज कॉल्ड एज इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है। पनामा इज अ प्लेस, इसी के नाम पर इस्थमस ऑफ पनामा इसको बोलते हैं। नाउ पनामा के जस्ट पास में देखिएगा, यहाँ पर देखिए दिस इज पनामा, जिसके पास बाद आता है कोस्टा रिका, निकारागुआ, और उसके बाद में दिस पर्टिकुलर छोटी सी कंट्री दिस इज कॉल्ड एज एल साल्वाडोर, ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, इट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन सेंट्रल अमेरिका, ना ही नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर प्रेजेंट है, ना ही साउथ अमेरिका के अंदर प्रेजेंट है, ये एक्चुअली सेंट्रल अमेरिका के अंदर प्रेजेंट है। नाउ इसका जूम इन आप देखिए ये मैक्सिको है, मैक्सिको के जस्ट बाद यहाँ पर ग्वाटेमाला आता है, और ग्वाटेमाला के देखिए दिस इज ग्वाटेमाला, और ग्वाटेमाला और होंडुरास के जस्ट बीच में यहाँ पर एक कंट्री दैट इज कॉल्ड एज एल साल्वाडोर, ठीक है। तो ये इसी एल साल्वाडोर के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसी ने एक्चुअली रिसेंटली बिटकॉइन को लीगल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया है। नाउ आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने रिसेंटली एक टाइप की वार्निंग दी है एल साल्वाडोर को। उसने बोला है कि अगर जल्दी से जल्दी इस पर्टिकुलर कंट्री ने इस बिटकॉइन का जो लीगल स्टेटस है उसको रिमूव नहीं किया तो हम उसे लोन देना बंद कर देंगे, ठीक है। हम उसे कोई भी पैसा नहीं देंगे अगर कल को कोई भी इशू होती है, ठीक है। आईएमएफ का बोलना यह है कि अगर आपने बिटकॉइन को यहां पर लीगलाइज किया है तो उसका सबसे बड़ा इशू तो यह होने वाला है कि कल को कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? देखिए बिटकॉइन को अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझेंगे, बिटकॉइन एक टाइप का स्टेबलाइज्ड करेंसी है। डीस्टेबलाइज या फिर आप समझ सकते हैं एक टाइप का डिसेंट्रलाइज करेंसी है। डिसेंट्रलाइज का सीधा सा मतलब होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर नहीं होता है। देखिए अभी मान लीजिए हमारा रुपया है, इंडिया का रुपया है, अब मान लीजिए कल को रुपये की वैल्यू कम या फिर ज्यादा होती है, उसके कारण हमारे मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आता है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास आरबीआई है। आरबीआई का सिंपल काम क्या है? आरबीआई क्या करता है? इस पर्टिकुलर मनी मार्केट को कंट्रोल करता है डिफरेंट मैकेनिज्म से। वो मैकेनिज्म क्या है उसको फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, बस आप समझिए कि आरबीआई इस चीज को मेंटेन करता है बिकॉज आरबीआई के पास पावर है। बट एल साल्वाडोर ने अगर बिटकॉइन को यहां पर यूज करना स्टार्ट कर दिया है और कल को अगर इन्फ्लेशन आ भी जाती है तो आपको क्या लगता है कि जो एल साल्वाडोर की जो गवर्नमेंट है उस चीज को कंट्रोल कर पाएगी? बिकॉज ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड है। एल साल्वाडोर का जो गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर ही नहीं है कि वो बिटकॉइंस को यहां पर कंट्रोल कर पाए। इसी चीज के लिए वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी और जो इन्फ्लेशन है वो वहां पर उसको रोक नहीं पाएगी। उसके कारण कंज्यूमर का प्रोटेक्शन वहां पर नहीं हो पाएगा और उसके कारण सेकंड चीज क्या है? फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी उस कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा फैल जाएगी, ठीक है। तो ये मेन प्रॉब्लम है। इस कारण आईएमएफ ने रिसेंटली बोला है कि या तो चुपचाप आप हटा लो इस चीज को वरना हम आपको पैसे देना बंद कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा आईएमएफ का एक व्यू ये भी है कि बिटकॉइन एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल करेंसी है। इसका मतलब क्या है? बहुत सारी कंट्रीज इसके अगेंस्ट में है, इसलिए हम इसे लीगल टेंडर ना दे तो ज्यादा बेटर होगा। आपने इसको प्रोवाइड कर दिया, आप इसको जल्दी जल्दी रिवोक कर लो, ठीक है। इसका मेन रीजन क्या है? ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। देखो आज हो सकता है कि बिटकॉइंस की वैल्यू ₹1 हो सकता है कल को ये इंक्रीज होकर 60,000 हो जाएगी और कल को हो सकता है कि 1 लाख हो जाएगी और परसों हो सकता है कि ये डिक्रीज होकर फिर से ₹5 पे आ जाए। दिस इज द काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन दैट इज सीन इन बिटकॉइंस या फिर किसी भी टाइप की क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। इसी चीज के लिए बोला जा रहा है कि आप इसके अंदर फिलहाल लीगल टेंडर का स्टेटस को प्रोवाइड मत करो, ठीक है। अब देखिए वेन जो ये एल साल्वाडोर है इसके अंदर बिटकॉइन को लीगल स्टेटस इसलिए प्रोवाइड किया गया था बिकॉज वो चाहते थे कि उनके कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़े, ठीक है। इसलिए उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर अराउंड 200 न्यू कैश मशीन्स लगा दी। कैश मशीन का सिंपल वर्ड्स एटीएम्स, ठीक है। एटीएम्स लगा दिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सके, लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा एक्चुअली निकाल सके बिकॉज एक बिटकॉइन की वैल्यू आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और इसके अलावा एल साल्वाडोर का एक प्लानिंग ये भी है कि वो अपनी कंट्री के अंदर एक बिटकॉइन सिटी बनाना चाहते हैं। तो यहां पर आपको एक प्री के लिए चीज ध्यान रखनी है, फिर किसी भी टाइप की अगर आप कोई भी वन लाइनर एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, वहां पर आपको ध्यान रखना है बिटकॉइन सिटी इज एक्चुअली प्रेजेंट इन एल साल्वाडोर, ठीक है। अब देखिए एल साल्वाडोर के अंदर एक वोल्केनो है, उस वोल्केनो के बिल्कुल बेस पे ये सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस मैप को ध्यान से देखिए, दिस इज एक्चुअली कंट्री ऑफ एल साल्वाडोर, ठीक है। एल साल्वाडोर के अंदर यहां पर एक प्लेस है दैट इज कॉल्ड एज ला यूनियन, ठीक है। ला यूनियन नाम का एक टाइप का प्लेस है जिसके अंदर एक वोल्केनो है दैट इज कॉल्ड एज कोंचागुआ वोल्केनो। नाउ प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर वोल्केनो, कोंचागुआ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोंचागुआ वोल्केनो एल साल्वाडोर के अंदर प्रेजेंट है और इसी के बेस के ऊपर एक मतलब शहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं टाइप का वो दैट इज कॉल्ड एज बिटकॉइन सिटी। इसके अलावा एल साल्वाडोर के अंदर दो और बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, वन इज कॉल्ड एज सैन साल्वाडोर एंड सेकंड इज कॉल्ड एज सैन मिगुएल। बट आपको बिटकॉइन के पर्सपेक्टिव में सिर्फ एक ही शहर याद रखना है दैट इज कॉल्ड एज ला यूनियन, ठीक है। ला यूनियन शहर है, आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा बिटकॉइन सिटी के बारे में। अब बिटकॉइन जब से यहां पर एल साल्वाडोर के अंदर आया तब से लगातार बिटकॉइन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिटकॉइन ऑलमोस्ट अपनी वैल्यू की आधा ऑलरेडी खो चुका है। जब नवंबर 2021 के अंदर बिटकॉइन का वैल्यू चेक किया गया था एल साल्वाडोर के अंदर दैट वाज अराउंड $67,734 US, मतलब एक बिटकॉइन की वैल्यू अराउंड $67,000 के आसपास थी। बट अब ये डिक्रीज होकर ऑलरेडी $37,000 पे आ चुकी है। तो समझ रहे हैं ऑलरेडी काफी ज्यादा डिक्रीज हो चुकी है और धीरे धीरे बिटकॉइंस की वैल्यू और ज्यादा डिक्रीज हो रही है। इट एक्चुअली शोज कि बिटकॉइंस कितने ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। जिस चीज को मतलब ध्यान में रख के एल साल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाया था वो चीज तो उनको हेल्प कर ही नहीं रहा बिकॉज उसकी वैल्यू तो इंक्रीज हो ही नहीं रही है, उल्टा इससे वो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। एल साल्वाडोर के जो लोग हैं यहां तक कि वो लोग भी यहां पर कहीं ना कहीं इस चीज से डिवाइड हो चुके हैं। कुछ लोग यहां पर बोल रहे हैं कि जो बिटकॉइन है उसको रखना चाहिए एज अ करेंसी, कुछ लोग बोल रहे हैं करेंसी की तरह इसको यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। आधी पॉपुलेशन अभी भी इस चीज के अगेंस्ट है, वो चाहते हैं कि बिटकॉइन को जल्दी जल्दी हटा दिया जाए, उसको मतलब हटा करके साइड कर दो आप। अब
एक चीज ध्यान रखना है आपको, एल सल्वाडोर जो है हर एक सिटीजन को 30 बेसिकली यूएस डॉलर्स का बिटकॉइंस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, ताकि वो लोग मतलब उनके पास थोड़े से बिटकॉइंस आ जाए, उसके बाद वो चीज स्टार्ट कर सके। बट प्रॉब्लम क्या है, वहां पर लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि एक्जैक्टली बिटकॉइंस को आपको यूज कैसे करना है, न्यू बिटकॉइंस कैसे ला सकते हैं। तो इन सब के कारण लोग यहाँ पर इस चीज के अगेंस्ट बैठे हुए हैं। ये तो हो गया, हमने देखा जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ है उसके बारे में। सेकंड है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक भी इस चीज को लगातार अपोज कर रहा है, बोल रहा है कि आप लीगल स्टेटस प्रोवाइड नहीं कर सकते बिटकॉइंस को, बिकॉज ये अच्छा नहीं होगा। स्पेशली वर्ल्ड बैंक ने ये बोला है, देखिए वर्ल्ड बैंक तो ये बोल रहा है कि जब आपने यहाँ पर बिटकॉइन को लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया था सितंबर 2021 के अंदर, मैं तो उससे पहले से ही आपको मना कर रहा हूं कि आप प्लीज इस चीज को प्रोवाइड मत करो, बिकॉज ऑब्वियसली ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आगे जाकर। यहां तक कि वर्ल्ड बैंक ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट प्रोवाइड किया है। देखिए एल सल्वाडोर जो है वहां पर अभी भी एक टाइप का मतलब डेमोक्रेसी किसी भी टाइप के नहीं, वहां पर एक सिंगल पर्सन रूल है। तो वर्ल्ड बैंक का कहना यह है कि वो बेसिकली एक पर्सन ऐसा है जो कि अटेंशन सीक कर रहा है, ठीक है, वो लगातार अटेंशन के लिए यहाँ पर ऐसे ऐसे मूव्स लेता है, मतलब लाता रहता है ताकि उसे अटेंशन मिले, इसलिए उसने रिसेंटली यहाँ पर बिटकॉइन को लीगल टेंडर की तरह एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो बेसिकली वो मतलब करना कुछ नहीं चाहता है, तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने ये बोला है कि आप उसको जल्दी जल्दी हटा लो, वरना आपकी इकोनॉमी यहाँ पे क्रम्बल कर जाएगी, ठीक है। अब एल सल्वाडोर के बेसिस में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि उनकी जो कंट्री है कहीं ना कहीं रेमिटेंसेस उनको बहुत ज्यादा मिलते हैं, मतलब उनकी कंट्री का 20% जीडीपी जो है कहीं ना कहीं रेमिटेंसेस आता है। व्हाट इज दिस रेमिटेंसेस? रेमिटेंसेस का सीधा सा मतलब यह है कि दोस पीपल हु आर स्टेइंग आउटसाइड द कंट्री, मतलब एल सल्वाडोर के वो लोग जो कि कंट्री से बाहर दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, जैसे कि यूएसए, मैक्सिको में रह रहे हैं, और वहां पर जो पैसे कमा रहे हैं ना, वो लोग वहां से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं अपने फैमिली के अकाउंट में, दैट इज कॉल्ड एज रेमिटेंसेस, ठीक है। तो ये रेमिटेंसेस जो है वो काफी ज्यादा आते हैं इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, और जो लोग बाहर वहां पे रहते हैं, एल सल्वाडोर के वो लोग जो कि बाहर वहां पर काम करते हैं, उनके लिए बिटकॉइंस में मतलब पैसा यूज करना बहुत ही इजी होता है, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ही आसानी से पैसा सेंड कर सकते हैं, बिकॉज सब कुछ यहाँ पर ऑनलाइन है। बिटकॉइन में कुछ भी आपको ऑफलाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, इसलिए उनके लिए बहुत ही आसान होता है और बहुत ही सस्ता होता है, कोई भी यहाँ पर हिडन चार्जेस नहीं होते, ठीक है। इन सब चीजों के लिए वो सब चाहते हैं कि ऑब्वियसली बिटकॉइन लगातार चलता रहे, बट आधी पॉपुलेशन अभी भी इसके अगेंस्ट है, और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ये भी इसके अगेंस्ट है, बोल रहे हैं कि आप बिटकॉइंस को लीगल टेंडर मत बनाओ, इसको हटा लो जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको चारों टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। नाउ आज के कुछ क्वेश्चन है जिससे आपको रिवीजन के फॉर्मेट में कोशिश करनी है, आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में इसके आंसर्स देने हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एनी एमपी कैन बी सस्पेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months एज पर द राज्यसभा रूल्स। Second question is, a by-election has to be held if any office of MP MLA is vacant for more than 3 months. The third question is, Digital Sansad app does not allow live proceedings to protect the privacy of MPs. Fourth question is, all Scandinavian countries have sought recognition to clinker boards as World Heritage Site of UNESCO. Next question is, Bitcoin City has been planned in San Miguel city of El Salvador. And the final question is, price of Bitcoin is strengthening in the El Salvador since its release due to its rapid use and acceptance among people. ये कुछ क्वेश्चन है जिसे आपको ट्राई करना है, जो कल के क्वेश्चन थे उसे हम डिसाइड कर लेते हैं, उससे प्रॉपर्ली उसके बारे में बात कर लेते हैं। The first question was that Afghanistan is a part of both international north-south transport corridor और तापी का। देखिए ध्यान समझिए, तापी के अंदर तो आता है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, दिस इज टोटली करेक्ट। इसके तापी के अंदर तो अफगानिस्तान प्रेजेंट है, बट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अंदर अफगानिस्तान एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है। आपको ध्यान होगा, डायरेक्टली इंडिया से वो ईरान जाता है, ईरान से अजरबैजान जाता है, अजरबैजान से रशिया जाता है, ठीक है। दिस इज व्हाट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इज ऑल अबाउट। इसके अंदर अफगानिस्तान का पार्ट नहीं आता है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट वाज इंडिया एंड तुर्कमेनिस्तान हैव शोन डीप इंटरेस्ट ऑन तापी गैस लाइन प्रोजेक्ट। नो, आपको याद होगा कल हमने इसके बारे में बहुत ही डीप में बात की थी कि ऑल्दो तुर्कमेनिस्तान तो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है, बट इंडिया इसके लिए शो नहीं कर रहा है। क्यों? बिकॉज तापी के अंदर अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों से ही इंडिया के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। तो किसी भी टाइप के एक्सट्रीम सिचुएशन में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान या फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंडिया का सप्लाई बंद कर सकती है, यहाँ पर वो उस पर्टिकुलर पाइपलाइन को कट कर सकती है, फिर रोक सकती है, उसके कारण इंडिया को डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए इंडिया इसमें इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। थर्ड क्वेश्चन, एयर इंडिया को नेशनलाइज किया गया था 1948? नो, एयर इंडिया को नेशनलाइज किया गया था 1953, आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। 1948 वाज द टाइम जब एक्चुअली एयर इंडिया का 48% जो है गवर्नमेंट ले गई थी, ठीक है, गवर्नमेंट के पास चला गया था, बट 100% जो शेयर गया था दैट वाज इन 1953, यानी कि नेशनलाइज को 1953 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रीसेंट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टाटास गॉट बैक 100% ऑफ शेयर ऑफ एयर इंडिया। यस, दिस इज वेरी करेक्ट। 100% शेयर अब जो है पूरी तरीके से टाटास के पास वापस आ गया है। टाटास के अंदर एक कंपनी दैट इज कॉल्ड एज टेलिस, ठीक है, टेलिस नाम की कंपनी जो कि टाटा ग्रुप के अंदर काम करती है, उसी ने एयर इंडिया को पूरी तरीके से खरीदा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देमचौक इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ देपसांग। नाउ ध्यान से देखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देपसांग जो है वो हमेशा ऊपर है और जो देमचौक है वो नीचे रहता है। कैसे याद रखना है आपको? देखिए देपसांग का पहले 3 वर्ड देखिए, दीप। दीप, दीप का मतलब क्या होता है? दीप समथिंग दैट गिव्स लाइट्स, राइट, दैट समथिंग दैट गिव्स लाइट। तो जो लाइट प्रोवाइड करता है वो हमेशा ऊपर रहेगा, तो दीप जो है वो ऊपर रहेगा। और डैम जो है, देखिए किसी भी रिवर के हमेशा नीचे वाले पार्ट में डैम बनता है, इसलिए डैम हमेशा नीचे है। ये एक सिंपल सा एक वे है आपको याद करने का, आप इसको याद कर सकते हैं। तो देपसांग जो है ऊपर की तरफ है और जो डैम बनेगा वो हमेशा नीचे की तरफ
तरह बनेगा, इसलिए इदेम चौक काफी नीचे होता है, ठीक है। और फाइनली डिस्पर्सिंग एजेंट्स जो होते हैं, क्या वो ऑयल्स को डिस्पर्स करते हैं? जी नहीं, देखिए डिस्पर्स नहीं करते, वो क्या करते हैं, उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने के कारण क्या होता है, जो कि उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग अलग पार्ट में ऐसे हो जाते हैं और उसको फिर जो डिफरेंट बैक्टीरिया है उसे कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे के सारे रिवीजन क्वेश्चन, और कुछ हमने जो जितने भी टॉपिक्स थे हमने उसको प्रॉपर्ली बात कर ली। आई होप आपको सारे टॉपिक्स एंड सारे क्वेश्चंस प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।